सुनिए, मुझे ध्यान से सुनिएगा। जो नए हैं, टॉपिक है कारक चिन्ह आपका, मतलब हिंदी क्लास है आपकी। और हिंदी आप टीटी के लिए दे रहे हो या स्टेट के लिए दे रहे हो, ये आपके लिए अनिवार्य ही है। वहां भाषा में है और यहाँ विषय में है, समझ रहे हैं? ये मुझे आके हर दिन बताना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई एक दो बैठ जाता है आके। ठीक, चलो। टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सर कारक चिन्ह। क्या पढ़ रहे थे? अब मैं बीच से बताऊं या कैसे बताऊं, ये मेरे लिए बड़ी दुविधा की बात है। कहने का मतलब मैंने क्योंकि पढ़ा दिया है। कारक किसे कहते हैं, कारक चिन्ह क्या होता है, व्याकरण में इनकी कितनी संख्या है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं इन पर, है ना? और हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या जो है कितनी है, टोटल 8। कितनी है? और उसमें से हम 3 कारक को पढ़ चुके थे, एक कर्ता कारक, एक कर्म कारक, और तीसरा कौन सा? वेट करिएगा, बोलिएगा नहीं सर। पीछे कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग करते हैं, कर्ता कारक के साथ किसका प्रयोग करते हैं? ने का प्रयोग किस स्थिति में किया जाएगा? ने का ही क्यों करते हैं? कर्ता के साथ ने ही क्यों लगाते हैं? और ने लगाते हैं तो कब लगाएंगे? आप कर्ता के साथ ने ही क्यों लगाते हैं और ने कब लगाएंगे? कर्ता के साथ ने का प्रयोग किस स्थिति में सही होगा? चल चलिए, आप बताइए, कर्ता के साथ ने कब लगाते हैं? नहीं, हाँ भैया, कर्ता के साथ ने कब लगाते हैं? पेज पलटना पड़ेगा। नहीं पता? तब तो हमारा पढ़ाना ही खराब है, तब तो हमारा पढ़ाना ही खराब है, आपकी गलती थोड़ी। अब हम घर आके तुम्हारे तो बताएंगे नहीं आके कि भैया याद कर लो इसको। कल बताया है कि नहीं बताया है? बताइए, समझो मेरी बात को। ये नहीं बताया हमने कल, बताया है ना? तब फिर सर ये जिम्मेदारी आपकी है ना, ये और ये और ये नहीं थे कल, आप तो थे ना, आपको मौका भी मिला, पेज भी पलट के देख रहे थे। समझिए, कर्ता के साथ ने का प्रयोग दुनिया जानती है, कॉपी में भी लिखा होगा। कर्ता किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, फोटो बाद में खींचिएगा। अब इधर कर्ता कहते किसे हैं? कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम किन स्थितियों में करते हैं ये देखिएगा। कर्ता के साथ जो ने का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, तभी होगा जब आपकी जो वर्ब होगी, यानी क्रिया जो होगी, वो कैसी होगी? कैसी होगी? अर्थात बीते हुए समय का बोध कराएगी। अर्थात पहली बात देखो कैसे, मैंने कल सिंपल बताया। अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ये लिखा है कि राम ने लिखता है, सही है या गलत है? हाँ, वाक्य सही है या गलत है? काम करने वाला कौन है ना? और काम करने वाला सदैव क्या होता है? क्या ने का प्रयोग होगा? क्यों? क्रिया वर्तमान कालिक है, तो ने का प्रयोग अशुद्ध होगा। राम ने लिखेगा, सही है? राम लिखेगा कि राम ने लिखेगा, यानी ने का प्रयोग अशुद्ध है, क्योंकि क्रिया कैसी है? भविष्यकालिक। राम ने लिखा या राम लिखा? राम लिखा कि राम ने लिखा? कर्ता के साथ किसका प्रयोग किया? क्यों किया? समझ रहे ना? तो पहली चीज याद रखना, अगर क्रिया कैसी है तो कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं। क्लियर बात? अब इस बात को ही मैंने कल गलत साबित किया था कि अगर कोई बुक ये भी लिख देता है कर्ता भूतकालिक है, क्रिया भूतकालिक है, तो ने का प्रयोग होगा, ये अधूरी बात है। याद रखना, भूतकालिक के साथ साथ वो होनी चाहिए क्रिया कैसी, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूं। ये वाक्य मैंने कल लिखा था, बताइए सही है गलत है? राम हंसा कि राम ने हंसा? राम हंसा, तो ने नहीं लगा, भूतकालिक है। तो इसका मतलब ये है कि भूतकालिक के साथ क्रिया हो कैसी? सकर्मक अकर्मक जानते हैं? सकर्मक अकर्मक जानते हैं? सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, यानी वाक्य में किसकी उपस्थिति होनी चाहिए? वाक्य में कर्म भी हो, वाक्य में क्या हो? क्रिया भूतकालिक होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो। क्या हो? ऑब्जेक्ट का मतलब क्रिया के प्रभाव को जो झेले, क्रिया का प्रभाव जिससे पड़े, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट।
नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए, बताइए, मैं फिर बता दूं। जो नए लोग हैं नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा सहयोग करिएगा। क्लियर बात? क्लियर है? चलो अगला देखो। दूसरा बताया था कर्म। क्या बताया था? मैंने बताया था कर्म होता क्या है, फिर समझ लो। कर्म का मतलब होता है क्रिया का इफेक्ट, यानी क्रिया का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव। क्या लिखा है? क्रिया का फल जिस पर पड़े। फल का मतलब एक प्रकार का क्या है? प्रभाव। सिंपल सी बात, क्रिया जिसके कारण झेल रही हो। नहीं समझ पाए? यानी जो क्रिया के कारण क्या कर रहा हो, झेल रहा हो, वही आपका कुल मिला के क्या होता है। देखो कैसे। मैंने कल लिखा था कि राम ने, आपने जो सेंटेंस बोला था वही लिख देता हूं, रावण को मारा। अच्छा एक चीज और सुनना, जो कर्म का चिन्ह होता है, परसर्ग चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, वो क्या होता है? कर्म का क्या होता है? अब मुझे बताओ क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? मारने, यानी क्रिया का प्रभाव झेल कौन रहा है? क्रिया का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? राम पर कि रावण पर? क्रिया के प्रभाव को जो झेले उसी को क्या कहते हैं? पहचान लेंगे ना? तो यानी यहां पर रावण क्या हो जाएगा? चलो फिर से बोलिएगा नहीं आप लोग, इन्हीं लोगों को बता दीजिएगा। जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बुक अगर आपने देखा होगा नहीं लिखा है। कोई भी बुक देख लीजिएगा, जो मैं बात कर रहा हूं ये लिखा ही नहीं। आप बताना इधर से। कर्म के साथ को लगाते हैं, समझा दिया। कर्म के साथ को किस स्थिति में लगाते हैं? को कब लगेगा? यहां तक आता है साउंड। चलो आप बताओ। आप बताओ भैया पीछे, आप बताओ। कर्म के साथ को कब लगाते हैं? कर्म सजीव होता है। समझ रहे हैं ना? समझो मेरी बात को। कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, ये सबको पता है। कर्म के साथ को तभी होगा जब, याद रखिएगा, कर्म आपका कैसा हो। सजीव जानते हैं मतलब क्या है? लिविंग जिसको कहते हैं। समझ रहे हैं ना? निर्जीव की अवस्था में को का प्रयोग अशुद्ध माना जाता, को नहीं होता, छिप जाता है। देखिए कैसे। राम ने रावण मारा, बताओ लगाएं कि ना लगाएं? राम ने रावण मारा कि रावण को मारा? क्यों लगाया को? बच्चा विद्यालय गया कि विद्यालय को गया? हाँ, को क्यों नहीं लगाया? बस यही बता रहा हूं, समझ गए? लगेगा को, लेकिन किस स्थिति में लगेगा, पढ़िए घर में। चलो तीसरी बात कल करी थी करण की, किसकी करी थी? सर करण होता क्या है पहले समझ लो। इसका जो परसर्ग चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। क्या होता है? से या के द्वारा होता है। ये कल बता चुका हूं, इसलिए मैंने आज नए लोग हो तो रिवीजन में करवा रहा हूं। करण का चिन्ह क्या होता है? चल पहली बात समझो ये है क्या। करण क्या कहते हैं? क्रिया जो है, यही लिखा था, यही लिखा था ना। क्रिया जिस साधन द्वारा संपादित होती है उसे ही क्या कहते हैं? करण कारक। जो क्रिया होती है जो जिस साधन द्वारा संपादित होती है, साधन का मतलब समझ रहे? चलो मैं दिखाता हूं। हाँ समझो, साधन का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही मैं बताने जा रहा था। साधन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? माध्यम। साधन का मतलब क्या है? मतलब क्रिया जिस माध्यम द्वारा संपादित हो उसे ही आप क्या कहते हो? समझो। कल वाक्य ये लिखा था शायद मैंने लिखा पेन से लिखा। क्या लिखा है? आप मुझे बताओ इसमें क्रिया है? अरे क्रिया है, क्या है? क्या क्रिया किसी के द्वारा हुई? किसके द्वारा हुई? तो यानी ये चिन्ह क्या आया? क्रिया जिस भी साधन द्वारा संपादित हो वहां पर किस कारक का प्रयोग होता है? कुछ भी हो। मैंने लिखा बस से गया। क्या लिखा है? क्रिया क्या है? जाना है ना। क्रिया किससे संपादित हुई? यानी क्रिया जिस साधन द्वारा संपादित हो वहां पर क्या होता है? और यार देखिए, से का मतलब क्या के द्वारा है? बस।
समझ रहे? तो 3 बातें कल बताई थी, आगे अब चलेंगे आराम से। चले? इतना लिखा भी है, फोटो वोटो खींच लेना इन लोगों से, हो जाएगा। बाकी इसमें सब कुछ होगा आपके ऐप में। जो पढ़ाया है बहुत आराम से पढ़ाया, यही बात 1 घंटे पढ़ाई थी, वही बात मैंने 5-10 मिनट में पढ़ा दी। अगर आप देखोगे क्लास समझ में आ जाएगा, पिछली वाली कल वाली क्लास ऐप में होगी आपके। क्लियर है? इतने में कोई डाउट किसी को? अभी तक कोई डाउट? कुछ पूछना हो पूछ लो, तब आगे स्टार्ट करें। किसी को कुछ नहीं पूछना? चलो आगे चलते हैं। अगला कारक है सर संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। क्या होता है समझना। संप्रदान कारक का सीधा मतलब ये समझिएगा, इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? यानी जब क्रिया किसी के लिए हो, क्रिया किसी के लिए हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी अगर बात किसकी हो, बात किसकी हो, दान का मतलब वो किस तरह से हो, या तो किस तरह से हो, या तो किस तरह से हो। तो दोनों स्थितियों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों स्थितियों में याद रखिएगा किस कारक का प्रयोग होता है? संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और उस दान के लिए हो सकता है के लिए का प्रयोग ना हो, दान के लिए किसका प्रयोग हो जाए? किसका प्रयोग हो जाए? तो वो कर्म ना होकर क्या होगा? फिर सुनो मेरी बात, अभी कर्म के लिए कौन सा चिन्ह बताया है? कर्म के लिए कौन सा चिन्ह बताया? और हो सकता है कोई चिन्ह लगा हो, आप कर्म लगा दो, लेकिन आपको ध्यान देना होगा अगर स्थिति किसकी है, किसकी है, और दान कैसे दिया जा रहा है, और किस चिन्ह का प्रयोग है, तो याद रखिएगा कौन सा होगा? संप्रदान कारक। और के लिए दिख रहा है तब तो आप लगा ही दोगे संप्रदान, लेकिन अगर कौन सा चिन्ह आ गया है तब भी उस स्थिति में क्या लगाओगे? बस लेकिन ध्यान देना है आपको, क्या दान की बात हो। जैसे देखो, एक चीज और बताऊंगा मैं, वेट करना यहाँ पे अभी। चलो ये बताओ क्या होगा, तब इसको बताता हूं। कौन बताएगा कौन सा कारक है? लगाओ दिमाग, बताओ। ये सब भूल जाओ जो मैंने बताया, वो भूलो, नीचे वाला वाक्य बताओ कि कौन सा है और क्यों है। सोच के बताओ जल्दी, 1 मिनट का समय है। ये तुक्का नहीं लगाना है। का कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? वही तो पूछ रहा हूँ। जानकारी थी क्या ये आपको? थी जानकारी? चलो बताऊंगा, देखिएगा अगर बहुत आराम से पढ़ोगे, मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये वाक्य तो पूछ ही सकता है, तो आप क्या लगाओगे? अच्छा मुझे बताओ, ये कर्म है? अरे भाई ये क्या है? ये क्या है? तो ये तो कर्म नहीं है, ये क्या क्रिया है? समझ पा रहे हो मेरी बात? ये बात कौन नहीं समझ? कर्ता क्रिया जानते हो कि मैं केवल बकवास कर रहा हूं? कर्ता क्रिया जानते हैं ना? तो सर ये क्रिया है प्रणाम, क्या क्या ये कर्म है क्या? तो सर ये चिन्ह क्या आया है? कहाँ गए? ये चिन्ह क्या आया है? को। तो को तभी होगा जब क्रिया का प्रभाव झेले, तो इसका मतलब कर्म तो याद रखना, जब इन्होंने जो बात कहा, अगर कहीं आशीर्वाद की बात हो रही है, प्रणाम की बात हो रही है, नमस्ते की बात हो रही है, क्रोध की बात हो रही है, और किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? ये बात याद रखिएगा, ये सवाल कहीं भी पूछ सकता है, ये कहीं भी पूछ सकता है। आशीर्वाद के लिए, प्रणाम के लिए, नमस्ते के लिए, क्रोध के लिए जब को कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये बात समझ में आई? बाकी ये समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो, मैंने क्या लिखा है, पिताजी ने राम के लिए, जब सिंपल बात आएगी, जब किसके साथ, क्या किसी के भी साथ क्या लगा होगा?
किसी के भी साथ किस चिन्ह का प्रयोग होगा, समझो मेरी बात को। अगर कौन सा चिन्ह के लिए चिन्ह का प्रयोग होगा, वो कर्ता हो, कर्म हो, कुछ भी हो आपको दिखे, के लिए का प्रयोग होगा, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल स्थिति है। अगर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किस कारक चिन्ह का, तो वो कोई भी अन्य ना होकर सिर्फ और सिर्फ कहां पर होगा, वो संप्रदान होगा, क्योंकि इसका परसर्ग चिन्ह। अब मैंने दूसरी स्थिति ये बताया है कि को का भी प्रयोग होता है। देखिएगा, मैंने लिखा राम ने धोबी को कपड़े दिए, राम ने धोबी को कपड़े दिए। और दूसरी तरफ मैंने लिखा राजा ने प्रजा को वस्त्र दिए या कपड़े दिए, कुछ भी लिख दो। अब दोनों में क्या आप देख रहे हैं अंतर, बताओ जरा सा। सब कुछ लिखा है, यहां पर ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है, दोनों में कोई दान की स्थिति है, ये है ना। और ऊपर वाले में दिया है तो वापस ले लेगा धुलवा के, प्रेस करवा के। तो कहने का मतलब यहां दान का मतलब तो है ही नहीं। यहां पर क्या है, भले ही दान शब्द लिखा हो, भले ही दान शब्द, लेकिन अगर कहीं बात किसकी हो जाए, किस तरीके से, और वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग हो, तब भी हम क्या बताएंगे, बात समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, तो कर्म और संप्रदान में अंतर समझ में आया। और तीसरी बात क्या समझ में आई कि को का प्रयोग अगर है वो आशीर्वाद के लिए है, नमस्ते के लिए है, क्रोध के लिए है, या कोई भी ऐसे कारण है उनके लिए है, तब भी हम क्या करेंगे, संप्रदान। क्लियर बात, पक्का, छापो, लिखिएगा। चौथा संप्रदान कारक क्या आया, ये वाला लटकाने वाला बहुत खराब है, इसमें फिसल के गिरेंगे किसी दिन। लिखिए संप्रदान कारक, लिखिएगा जब दान की स्थिति हो तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जब दान की स्थिति हो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का अर्थ होता है, अगली लाइन से लिखना, संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना या उपकार करना। संप्रदान कारक का अर्थ होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, देना या उपकार करना, पूर्ण विराम। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना या उपकार करना, देना या उपकार करना, पूर्ण विराम। लिखा। इसी को और आसान भाषा में अगली लाइन से लिखिएगा, अर्थात जब वाक्य में कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए, जब वाक्य में कर्ता द्वारा किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। लिखा। इसका विभक्त चिन्ह, इसका विभक्त चिन्ह, हाँ, इसका विभक्त चिन्ह के लिए ऐसे लिखना, बोर्ड पे देखना एक मिनट, के लिए, कॉमा को, कॉमा के वास्ते, के वास्ते, वास्ते जानते हैं, के वास्ते या के हेतु, कोई भी प्रयोग हो सकता है। हेतु का मतलब ही वास्ते होता है, के वास्ते के हेतु का प्रयोग होता है। मतलब मैं ये बता रहा हूं, अगर के लिए का प्रयोग है, के वास्ते का प्रयोग है, के हेतु का प्रयोग है, तो डरिएगा नहीं, वो कुल मिला के संप्रदान ही होगा। और स्पेशल कंडीशन में को भी क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। लिखा है ना, दान के लिए लिखा है कि नहीं लिखा है, एग्जाम्पल लिखो। अच्छा एक और नोट करके लिख लो, नोट करके लिखो एक चीज, कि जब बात प्रणाम, आशीर्वाद, नमस्ते,
क्रोध की हो, प्रणाम आशीर्वाद नमस्ते क्रोध की हो, तो वहां पर को का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। तो वहां पर को का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। को का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए होता है। एग्जाम्पल लिख लो 2-3। ये लिख लीजिएगा, गुरु जी को प्रणाम, ब्रैकेट में लिख लेना आशीर्वाद हेतु, ब्रैकेट में लिखना नमस्कार हेतु। गुरु जी को प्रणाम, ब्रैकेट में लिखना नमस्कार के लिए को का प्रयोग है संप्रदान कारक। लिखा? अगला लिखो ये पिताजी ने राम के लिए घर बनवाया, तो यहां पर के लिए समस्या लिख लिया। दूसरा एग्जांपल ये लिख लो, पिताजी ने राम के लिए घर बनवाया, ये दूसरी कंडीशन बताया, के लिए सिंपल है। ये ना लिखना बस धोबी वाला, ये नहीं है, याद रखना ये है। तीसरा ये लिखना, राजा ने प्रजा को वश दी, जितना आपको लिखवाया है वो सब कुछ। चले आगे, हो गया? चलो, तो कहने का मतलब आपने 4 कारक चिन्ह पढ़ लिए, कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, है ना। 5वां कारक देखिएगा क्या है, अपादान कारक। 5वां जो कारक है वो कौन सा है? अपादान कारक। चलिए समझो, अपादान कारक के लिए जो परिभाषा बताई गई है, वो सिर्फ और परिभाषा जो बताई गई है वो क्या है, पहले चिन्ह समझ लो। चिन्ह जो इसका आता है वो किसके लिए आता है? से। केवल और केवल आप समझ पाते हो किसके लिए? अलग के लिए बताएगा ना, अलग नहीं। अलग की बात हो, तुलना की बात हो, समझ रहे हैं ना, समय की बात हो, दूरी की बात हो, यानी तुलना, अलग, समय, दूरी, इनकी बात हो और वहां पर किस कारक चिन्ह का प्रयोग हो, तो उन सारी कंडीशन में क्या होगा? आप लोग जो डेफिनेशन किताब में पढ़ते हो, ये पढ़ते हो कि जहां पर एक वस्तु जो है, वस्तु का मतलब आर्टिकल है, यहां पर वस्तु का मतलब क्या है? आर्टिकल है। वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एक वस्तु क्या हो, दूसरी वस्तु से क्या हो, अलग हो, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो, वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। आप आमतौर पे ये डेफिनेशन पढ़ते हो किताबों में, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, अलग होने पर ही नहीं, किस पर? अगर दो लोगों में, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में, या एक व्यक्ति एक वस्तु में, या एक वस्तु एक व्यक्ति में, नहीं समझ पा रहे? अगर क्या हो और वहां पर किसका प्रयोग हो, तब भी क्या होगा? अगर बात किसकी हो, प्राचीन काल से, 4 बजे से, याद है ना? अरे लिखोगे ना, 2 बजे से इंतजार कर रहा हूं, तो यानी क्या है बात? अगर बात किसकी हो, तब भी क्या होगा? तुम्हारा घर मेरे घर से दूर है, से का प्रयोग किया ना, तो यानी कहने का मतलब सिर्फ से अलग के लिए नहीं, किसके लिए? तुम्हारा भाई मेरे भाई से तेज है, समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब जब से का प्रयोग हो, और से का प्रयोग किन किन स्थिति में हो, तो तब सब कंडीशन में से किसके लिए हो जाता है? अपादान के लिए होता है। कोई भी वाक्य आप देखेंगे, जैसे सिंपल आप पढ़ते हो कि आप यही पढ़ लेते हो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना? आप केवल यही पढ़ते हो, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। आपको बस यही बताया जाता है कि ये एक है और ये है, इन दोनों में बीच में क्या लगा है, और दोनों में क्या हो रहा है? अलगाव। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में क्या हो रहा है? और अलगाव की स्थिति ही क्या बताती है? क्या बताती है? लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, अलगाव के अलावा याद रखना है किसको?
एग्जाम्पल मैं लिखवा दूंगा, मैंने बताया भी है। क्लियर बात है? ये भी छापिए, ऐसे लिख लो। लिख सकते हैं ऐसे कि इसमें लैंग्वेज भी बोलना पड़ेगा? लिख लेंगे ना, लिख लो शॉर्ट में। फिर एग्जाम्पल एक दो मैं और बोल दूंगा। लिखो, लिखे? एक और लिख लो, भूल गया मैं, इसमें बढ़ा लेना, ये जरूरी है। सवाल पूछा गया, मैं भूल गया था। लिखो, बच्चा अपनी माँ से डरता है, से आएगा। अलग, तुलना, समय, दूरी, डर। बच्चा अपनी माँ से डरता है। सांप से डर, भय। डर का मतलब क्या है? भय। और से का चिन्ह हो तो क्लियर, आप याद रखिएगा। सर ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं, आपको यही नहीं लगता कि अलगाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और लिखा होगा, समय की बात कर दिएगा, डर की बात कर देगा, और आप रट के क्या बैठे हो केवल, तो वहां अलग थलग पड़े होगे अलग एग्जाम में। तो ये याद रखना है आपको। लिख लिया ये? दूसरा, बच्चा अपनी माँ से डरता है। दो तीन एग्जाम्पल अपने मन से लिख डालो, तुलना का या कुछ भी, अड़ोसी पड़ोसी लिख डालो कि हम इनसे तेज हैं, इनसे धीमे हैं। लिख लो, लिख सकते हो ना? तुलना का लिख लो, समय का लिख लो, सब लिख सकते हो। लिख लिया? इसके बाद कौन सा कारक आएगा, बताएगा कुछ? संबंध के अधिकरण। कौन सा कारक आएगा? कौन सा कारक लिखें? पक्का? पीछे पेज पलट के देखना पड़ेगा, पेज का खरखर का आवाज तो आ रही है। बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? यहां तक सुनाई पड़ता है? नहीं, वो गलत सही का नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रखिए अपने आप में। पेपर में उस मोमेंट में यही होता है, ये था कि नहीं था, ये था कि नहीं था, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, यही पढ़े हैं, यही है। आपके नंबर कितने हैं, ये कॉन्फिडेंस ही आपका बताएगा वहां पे। आपने जैसे कह दिया, मैं कहता रहूं नहीं सर आप गलत बता रहे हो, मैंने ये पढ़ा, ये सही होना चाहिए, ये आपको लगे। मेरे बताने से थोड़ी ना हो जाए, मैं कद्दू को आम कहूं तो आम थोड़ी ना कहोगे तुम, वो है तो कद्दू ही। चलिए, संबंध कारक है क्या, इसको समझना पहले। संबंध कारक का जो चिन्ह है वो है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ना, नी, ने। ये चिन्ह है किसका? संबंध कारक। अच्छा, ये कहता क्या है, समझो। ये कहता है, सिंपल, ऐसे समझ लो बस। जब एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से हो, या एक संज्ञा का संबंध सर्वनाम से हो, या सर्वनाम का संबंध संज्ञा से हो, या सर्वनाम का संबंध, तो उनके बीच जो भी चिन्ह आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नहीं समझ पाए? संज्ञा का संज्ञा से अथवा संज्ञा का सर्वनाम से संबंध बताने वाले चिन्हों को हम क्या कहते हैं? दिखाता हूं मैं अब। क्या लिखा है मैंने? क्या लिखा है मैंने? समझ पाए कुछ? बीच में क्या आया है?
ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? ग्रामर में क्या है ये? अरे है कि नहीं है? एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने वाले चिन्ह को हम क्या कहते हैं? ये भी तो लिखा होगा। अरे नहीं लिखा होगा। ये क्या लिखा है? लास्ट में क्या आया सर? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? रा री रे क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम से बना है। तो ये क्या लिखा है? समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? अरे भाई, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, हिंदी में अंग्रेजी समझ लो। इसको मैं लिखूं संज्ञा, इसको मैं लिखूं सर्वनाम। हाँ, तो समझ नहीं आया तो बताइए मुझे। चलो, क्या लिखा मैंने? होगा? समझ रहे ना? तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, एक या एक सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? और इनका चिन्ह कोई भी हो सकता है, काकी के, रा री रे, नानी ने। देख लो क्या लिखा है। क्या आया इसमें? आप में ना प्रत्यय लगने पर अपना बना। अपना, अपनी, अपने, अपने भाई, अपना भाई, जो भी कहो। कर लेंगे। छापो। उसमें उस्ताद हो आप लोग। लिखिएगा संबंध कारक। लिखो संबंध कारक। मैं बोल रहा हूं वो लिखना। जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अथवा सर्वनाम का संज्ञा से संबंध हो, सर्वनाम का संज्ञा से संबंध हो, फिर बोल देता हूं, जब एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अथवा सर्वनाम का संज्ञा से संबंध हो, तो वहां संबंध कारक का प्रयोग होता है। इसके परसर्ग चिन्ह है या इसके विभक्ति चिन्ह है काकी के, रा री रे, नानी ने। दो चार एग्जांपल लिख लो। तुम्हारी किताब खो गई, क्योंकि पढ़ना नहीं है, ये सब लिख लो। अच्छा, ईमानदारी से कॉपी घर में खुलती है? पक्का? बढ़िया बात है। अपसेट क्यों दिख रहा है? सीटेट रिजल्ट कल फेल हो गए क्या कुछ? चेहरे पे मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ। 12-12 बजे हैं। सीटेट रिजल्ट खराब आया क्या? चेहरा दिखने पे लग रहा है कुछ। तो कोई नहीं। टेट को मैं, देखिए, मैं सीटेट और टेट में, सरल तो सीटेट है, मैं मानता हूँ। इसलिए सरल है कि जिसका दिमाग अगर काम करता है वो सीटेट पास हो जाएगा। लेकिन मैं यूपी टीटी को इसलिए कहता हूँ आप पास कर लोगे, मैं सीटेट में जितना पढ़ा हूं, मैं ये गारंटी लेता हूं मेरा पढ़ाया 1 नंबर नहीं आएगा। मैं कहता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं टेट में पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ, कॉपी से अगर 27-28 क्वेश्चन डिट्टो ना दिखे तो फीस मुझसे ले लेना के, जो भी हिस्से का पढ़े। पेपर के बाद की बात कर रहा हूँ। का मैं कह रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है, एक क्वेश्चन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, जो लिखा होगा कॉपी का वही आएगा। चेक कर लेना पेपर के बाद, मिलूंगा ही यहाँ पे आपको। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ईमानदारी से जितना कह रहा हूं उतना ही पढ़ लो, उससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जितना मैंने बता दिया उतना मोर देन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए। उतना तैयार कर लीजिए कॉपी, जैसे बस एक काम थोड़ा करिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ घर पे पढ़ लीजिए जाके शाम को, जब आपको लगे कि मेमोरी हमारी लॉस हो गई, उतर गया है सब, पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता है, दूसरे दिन आइए मुझसे पूछ लीजिए, दूसरे दिन आके मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको अगर जो होने वाला होगा। उसमें न शर्माइए, डरिए। उसमें अगर शर्माएंगे, डरेंगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर 10 दिन बाद पूछोगे सर ये वाला क्या था, तब तुम भी भूल चुके होगे, शायद मैं भी भूल चुका हूँ। समझ रहे हैं? लिखो संबंध कारक में क्या लिखा है। काकी के, रा री रे, नानी ने। एग्जाम्पल लिख लिया? एक दो लिख लिया ना? चलो आगे चले। चलो।
ये क्या लिखा मैंने, बताओ क्या होता है ये? बुक में चलो लिख देता हूं, बुक वाली डेफिनेशन लिख देता हूं। गलत हो जाएगा कुछ? बुक में लिखा है क्रिया यदि अपने आधार का बोध कराए अधिकरण कारक कहते हैं, ये कौन समझाएगा? लिखना नहीं अभी, ये मुझे इस लाइन का मतलब कौन समझाएगा? समझाओ। एक सवाल पूछूंगा यहां से, आपको मौका मिलेगा घर पे जाके किसी टीचर से पूछने का, मौका मिलेगा गूगल का यूज करने का, मौका मिलेगा टेक्स्ट बुक को यूज करने का, सब कर लीजिएगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद आके जब मेरी कल क्लास होगी, मेरी क्लास सोम मंगल बुध रहती है हिंदी की, मेरी जब कल क्लास होगी तब मुझे कल इसका उत्तर बताना कि जब मैं पूछूंगा पहले इसका मतलब बताओ। अभी सवाल नहीं पूछा है। जो लिखा है क्रिया यदि अपने आधार का बोध कराए, कौन समझाएगा? आराम, बहुत ऐसा समझाओ जैसे मुझे कुछ नहीं आता है। सही है। अच्छा देखो, जो क्रिया है सिंपल समझो, मेरा बताने का मतलब ये नहीं होता जो बुक में लिखा है वही तुमको छपवा दे, तब तो कोई मतलब ही नहीं। जो किताब में लिखा वही आके तुम्हारी कॉपी में लिखवा दे, कोई मतलब है? समझो। अच्छा, ये जो क्रिया है ध्यान से इसको देखो, क्रिया का मतलब होता है होना या करना, यही होता है। तो ये जो घटित हुई होगी, अगर घटित का मतलब समझते हो? बहुत बढ़िया। देखो, अगर ये घटित हुई होगी तो या तो किसी समय पर घटित हुई होगी, है कि नहीं है? या तो किसी स्थिति में घटित होगी, या तो किसी स्थान में घटित होगी। नहीं समझ पा रहे हो ये चीज? क्रिया जो है वो घटित क्या हुई होगी, या तो एट द मोमेंट जिसको कहते हो टाइम, या तो पोजीशन, या तो प्लेस। प्लेस, पोजीशन, टाइम, क्रिया इसी तीन में तो घटित हुई होगी। किस समय हुई, कहां पर हुई, क्या दशा थी। काम कब होगा? क्रिया क्या होता है? कार्य का होना या पाया जाए। तो कार्य का होना या पाया जाए किसी समय पर, किस स्थिति में, या किसी जगह पर, यही तो तीन होगी। तो क्रिया अगर कहां घटित हुई है, किस समय पर हुई है, किस स्थिति पर हुई है, किस स्थान पर हुई है, अगर ये पता हमें क्रिया का पता चल जाए तो वही क्रिया का क्या होता है? बेस। तो बेस आप किसी कार्य का क्या बताओगे? पक्का ना? नहीं समझ में आओ फिर बताओ, मैं और सरल कोशिश करूं। पक्का? सर इसका जो चिन्ह होता है वो होता है मे पेपर। क्या होता है? अब मेरा सवाल होगा जो आप घर से पूछ के आओगे किसी से भी। चलो, चिड़िया आकाश में है या चिड़िया आकाश पर है? पक्का? बंदर पेड़ में है कि बंदर पेड़ पर है? पक्का? किताब मेज में है कि किताब मेज पर है? आदमी समुद्र में है कि समुद्र पर है? तो मुझे आप ये बताओ, मे पेपर कब लगाते हो? बहुत बढ़िया। और पक्का? तो किताब मेज के, यही बताया ना? तो आपने बताया पे अपर तब लगाते हैं जब बेस के ऊपर कोई चीज हो, और जब अंदर हो तो क्या लगाते हैं? सब टीवी पे एक प्रोग्राम आता था, भाभी जी घर छत पर है कि घर में, फंस गए। और घर पर है, प्रोग्राम तो यही था ना, भाभी जी घर पर। बोलते भी हो घर पर है, पिताजी घर पर है, बोलते हो कि नहीं? तो घर पर क्या छत पे लेटे रहते हैं इसे? हाँ। अब तो तुम फंस गए भाई।
तो यही सवाल है, आप ये मुझे कल बताएंगे आके बहुत आराम से कि मे कब लगाते, पे कब लगाते, पर कब लगाते, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। कि जब मैं आपसे आप ये सोचना कि अगर मैं ये सर को बताऊंगा, देखो बताने का मतलब ये नहीं होता याद कर लिया जाए, बताने का मतलब ये होता है कि जब कल मैं ये बताऊंगा तो सर कहीं इससे कुछ और तो नहीं पूछ लेंगे, समझ रहे हैं ना? तो ये दिमाग खोल के आना कि अगर मैं ये, तुमको ही टीचर बनना है घर पे और तुमको ही स्टूडेंट बनना है, अच्छा ये बताऊंगा तो ये कल ये पूछेंगे, ये बताऊंगा तो ये पूछेंगे, तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूंगा, आपको बस इतना पढ़ के आना है मे पेपर कब कब लगाया जाता है, बाकी एग्जामिनर तुमसे नहीं पूछेगा मे क्यों लगाओ, पे कब लगाओ, पर कब लगाओ, जब बात इसकी हो तो लगा देना बस, समझ रहे हैं ना? एग्जामिनर नहीं पूछेगा मे पर, लेकिन आप जानना आपको, क्योंकि आगे क्या करना है, आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी, आपको पढ़ाना है, तो आपको बताना पड़ेगा सर। आप दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको क्या यही करना है, आपको पढ़ाना है। अगर आप कुछ दूसरा कर रहे होते दुनियादारी, तो इसको कोई काम नहीं था, चाहे मैं हो चाहे पर हो, आपका काम खत्म था, लेकिन आपको पढ़ाना है तो बताना पड़ेगा। लिखिएगा अधिकरण कारक। सवाल समझ में आया? मैंने उत्तर नहीं बताया है सर, ये उत्तर आप लेकर आओगे। और आज मैं आपको बताऊं, मेरा इतिहास है 2016-17 बैच से, आज तक 9-9 10 साल हो गए, कोई उत्तर लेके नहीं आया है। आप भी लेके आइएगा, पूरा सीजन बीत जाएगा, ले आइएगा, ये तो मैं खुद चाहता हूं। आप आराम से लगाइएगा, लिखिएगा। क्रिया यदि अपने आधार का बोध कराए अधिकरण कारक होता है। क्रिया यदि अपने आधार का बोध कराए अधिकरण कारक होता है। अर्थात 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 लिख लिया? अर्थात लिखा? अर्थात, हाँ ना, आगे बोलो भैया, अर्थात है रुके। अर्थात जब किसी वाक्य में यह पता चले, जब किसी वाक्य पर में यह पता चले, अर्थात जब किसी वाक्य में यह पता चले कि क्रिया कहां पर हुई है, अर्थात जब किसी वाक्य में यह पता चले कि क्रिया कहां पर हुई है, कि क्रिया कहां पर हुई है, क्रिया कहां पर हुई है, अर्थात, फिर लिखो अर्थात। अर्थात का मतलब वही हो रहा है बार बार, उसको और इजी कर रहे हैं। अर्थात जिस स्थान, कौमा समय, कौमा स्थिति, स्थान, समय, स्थिति पर कोई क्रिया घटित हो, पर कोई क्रिया घटित हो, पर कोई क्रिया घटित हो, उसको प्रकट करने वाले शब्द अधिकरण कारक होते हैं। उसको प्रकट करने वाले शब्द अधिकरण कारक होते हैं। उसको प्रकट करने वाले शब्द क्या होते हैं? अधिकरण कारक है। जैसे बच्चा कमरे में खेल रहा है, किताब टेबल पर है, कुछ भी लिख लो। इंग्लिश में हम लोग समझ जाते हैं, एट द डोर, इन द स्काई लगाते हैं, ऑन द टेबल। हिंदी में बताना क्या? सर 7 हो गए, 8वां वाला क्या ही लिखोगे, अपने मन से लिख लो, खत्म हो जाए। संबोधन कारक लिख लेंगे ना? संबोधन का मतलब क्या होता है? पुकारना, बुलाना, कहना, लिख लो संबोधन कारक। ये तो सिंपल है, लिखो। क्या समझाएं इसमें हम? लिखो ऐसे, जब किसी शब्द का प्रयोग व्यक्ति को बुलाने, पुकारने या सचेत करने के लिए किया जाए, यदि किसी शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने के लिए कहा जाए, बुलाने, पुकारने या सचेत करने के लिए कहा जाए, यदि किसी शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने के लिए किया जाए, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे, ओ, अरे, 3 वाक्य ऐसे होते हैं। जैसे हे
ओ अरे, कर लेंगे। चलो, टॉपिक हो गया खत्म आपका। सर 2 टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं इसमें, एक वचन और एक कारक। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? वचन, और एक क्या पढ़ा है? कारक। मैंने आपको कहा था लिंग टॉपिक जो है लिंग वचन कारक में, उसमें जो सवाल आता है वो मैंने आपको बता दिया था। फालतू का दिमाग मत लगाइएगा, चेक कर लिए होंगे, पता ही चल गया होगा। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग आता है वो उतना ही टेट के लिए बहुत है। टॉपिक हो गया। तो संज्ञा टॉपिक के अंतर्गत कितने टॉपिक पढ़े? 3, लिंग वचन और कंप्लीट। कुछ सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लीजिएगा इससे, जो भी आपने किया हो या लगाया हो कुछ भी, फिर आगे टॉपिक पे चलेंगे। परेशान मत होइएगा, जहां से आप ज्वाइन किए हो बस वहीं से रहिए। मैं फिर से टॉपिक को ऐसे चलूंगा, जैसे खत्म होगा फिर से शुरू कर दूंगा। हाँ, पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। अरे पूछिए आराम से। विशेष लिखा था, क्या लिखा था? तो मुझे सवाल दिखाओ। विशेष लिखा होगा तो अगर सदैव एक वचन होगा तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो हाँ, मुझे दिखाओ। तब ये गलत है, आधा अधूरा सवाल मैं कैसे बता दूं? चल, सुनो मेरी बात। अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे, जल्दी से देखना, क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। कौन सा पढ़ेंगे? सवाल यहां से भी आता है। कोशिश होगी बहुत आराम से समझाने की। थोड़ा एक ही जगह पे आपको कठिन लगेगा, वो भी मैं निपटा दूंगा। बस हाँ, लाओ आइए। लिखा है, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है। क्या सवाल है! चलिए, चलो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब इधर देखो, इधर 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 सब छोड़ दो। सब जो टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? सर्वनाम। देखिए इसमें 2 शब्द है, एक है, हल्का सा बता देता हूं, कल शुरुआत करूंगा फिर से। एक है सर्व और दूसरा क्या है? सर्व का मतलब होता है सबका। सर्व का मतलब क्या होता है? और ये क्या लिखा है? तो सर सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? और सर नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाम के स्थान पर आते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो सभी नाम के स्थान पर आते हैं उनको क्या कहते हैं? यही तो होता है। संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो अर्थ और परिभाषा हो गया। मुझे ये कौन बताएगा इसका प्रयोग क्यों होता है? आखिर क्या कारण पड़ा इसका प्रयोग करने का? तो इतनी हमको नफरत क्यों थी भाई नाम से, कि हम बार बार नाम लेंगे तो नाम ही हटा दें? नाम लेने के लिए रखा गया भाई। काहे नहीं जानते हो तो हम काहे बोलेंगे जिसको नहीं जानते हैं? हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बताओ, बिल्कुल, बहुत। नाम तो वो तो हो गया। सामने वाले का तो नाम के बदले ही आता है, तो नाम पता ना हो तो सर्वनाम बना क्यों? मैं कह क्या रहा हूं, सर्वनाम बना ही तभी जब नाम के बदले आया। सर्वनाम कैसे आया भाई? सर्वनाम कैसे आया, मेरा सवाल समझ पा रहे हो? सर्वनाम आखिर क्यों आया? सर्वनाम क्या है? वर्ड यूज टू प्लेस ऑफ नाउन, यही तो लिखते हो ना। जो शब्द होता है, प्रयोग होता है संज्ञा के नाम के स्थान पर। तो भाई नाम ही नहीं होता तो हम सबका नाम और दुनिया का नाम क्यों करते हैं? मेरी बात समझो। एक जो आप कह रहे हो सर, जो संज्ञा है नाम की है रिपीटेशन करने के लिए, मैं आपको बताता हूं बिल्कुल सही है। संज्ञा की आवृत्ति को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसलिए कि सर हो सकता है कोई भी नाम छोटा हो सकता है, कोई भी नाम बड़ा हो। अभी हो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, हिंदी के महान कवि थे। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन हिंदी में इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की यह रचना सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे की। बार बार नाम रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? एक बार नाम लिखकर उनके स्थान पर आप या वे लगा दोगे ना। क्या कर दोगे? आप व वे। आखिर ऐसा करना ही क्यों पड़ा, मैं ये पूछ रहा हूं। बिल्कुल बेसिक चीज पूछ रहा हूं, कोई ग्रामर नहीं।
आखिर संज्ञा से हमको इतनी नफरत, नाम से इतनी नफरत क्यों हुई कि हमको ये क्यों करना पड़ा? हाँ हाँ, वो तो है करना है, लेकिन ये क्यों करना पड़ा पुनरावृत्ति? बहुत बेसिक मैं पूछ रहा हूं, बहुत बेसिक। समय हमारे पास बहुत है, 24 घंटा, आप बताओ। हाँ बोलो। अच्छा लगे कुल मिला के ना, वाक्य की सौंदर्यता बढ़ जाए, इरिटेशन ना हो, बार बार नाम ले रहे हैं उनकी जगह वे आप कर लेंगे। मूल बात थी, अभी इस बात को मैं बताऊंगा। क्या वाक्य का में सर्वनाम का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वाक्य की सौंदर्यता पहले से बढ़ जाए। जो नाम आप बड़ा ले रहे हैं तो उसकी जगह पर वे आपका प्रयोग जैसे ही कर देते हैं, वो वाक्य पढ़ने में पहले से क्या हो जाता है? राम सदैव विद्यालय जाता है, वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है, वह अपने गुरुजनों का सम्मान करता है, वह का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही संज्ञा को रिप्लेस किया तो हमने किसका प्रयोग किया? और प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि वाक्य की क्या हो जाए? सौंदर्य, सुंदरता शब्द नहीं होता है, क्या बढ़ जाए? सौंदर्यता बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? तो जो वाक्य की सौंदर्यता क्या बढ़ जाएगी? वो बिंदी, लिपस्टिक ये सब लगा के आएगा। हाँ, फिर कैसे? सौंदर्यता बढ़ जाने का मतलब क्या? जैसा पहले था उससे बढ़िया लगने लगे, सुनने में, पढ़ने में, बोलने में। सौंदर्यता का केवल मतलब क्या है? जैसा स्थिति पहले थी उससे बाद में पढ़ने में, सुनने में, बोलने में क्या लगने लगे? अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताना। रस, छंद, अलंकार छोड़ दो, वो भी वाक्य क्या करते हैं? काव्य की सौंदर्यता बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ऐसे कौन कौन सी चीज ग्रामर में है जिनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है, केवल प्रयोग इसलिए किए जाते हैं कि सौंदर्यता बढ़ जाए? अच्छा, विशेषण प्रयोग है, कुछ नहीं है। तब फिर मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं? सर्वनाम का कोई प्रयोग नहीं है। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए है कि वाक्य अच्छा लगने लगे, नहीं तो मैं नाम से भी काम चला सकता हूं ना। मेरा सवाल समझ पा रहे हो? सर्वनाम का सिर्फ और सिर्फ प्रयोग इसलिए है कि वाक्य क्या लगने लगे अच्छा, बाकी कोई प्रयोग नहीं सर्वनाम का। सर अरे भाई, आया ही क्यों? सामने वाले का नाम नहीं पता है, तुम बात ही नहीं मूल को समझ पा रहे हो। नाम नहीं पता, नाम ही नहीं पता, तभी तो सर्वनाम लगाया। सर्वनाम किस जगह पे आता है? नाम को हटा के ही ना। सर्वनाम होता ही नहीं दुनिया में तो तुम क्या जानो, अपने मन से सर्वनाम बोल देते। बात समझ पा रहे हो? ग्रामर में ये सर्वनाम क्यों आया है? तुमको ये बताया ही नहीं जाता कि ये तुमने क्या बनाया है। तुम पढ़ बताओ, क्या बोलते? ये बी है, तुमको बता दिया गया ना बी है, तभी तो बोल रहे हो। तुमको क्या बता दिया गया? तभी तो तुम कह रहे हो नाम नहीं पता, तब हम बता देंगे। यही तो कह रहे हो। मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं, व्याकरण में क्यों आया? बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ प्रयोग क्या है? सौंदर्यता के लिए। नाम तो खराब नहीं था ना, कि वाक्य सौंदर्यता का मतलब पहले से छोटा हो जाए, बोलने में अच्छा लगने लगे, कुल मिला के यही सहजता हो जाए, समय की बचत लगे, समय अगर कम हो अच्छा तरीके से बोल दिया जाए और बात भी कंप्लीट हो जाए, वही सब चीज क्या होती है? तो ग्रामर में वो कौन कौन सी चीज है? विराम चिन्ह, विराम नहीं होते तो बात ही नहीं होती, हम अपनी बात ही पूरी नहीं कर पाते। सर्वनाम के अलावा क्या है? जल्दी बोलो, दूसरी क्लास खा जाऊंगा। सीडीपी वाले बढ़िया पढ़ा रहे हैं? तब ठीक है, जितने हैं सब हमारे लोग हैं, समझ लीजिए। अब जाऊं फिर मैं, जाऊं मैं फिर? ये एक आपने सुना होगा, ये भाई, एक इनको भाई क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? विस्मयादि बोधक अव्यय पढ़ा है। और एक शब्द सर ये भी पढ़ा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लिया होगा तो अव्यय में ये भी आता है सर, निपात। आगे बताऊंगा। निपात और विस्मयादि बोधक अव्यय जो है, इनका ग्रामर में कोई यूज नहीं है, सिर्फ इसलिए आते हैं कि सौंदर्यता बढ़ जाए। सुनो मेरी बात, पहली बार मैंने कोई बिल्डिंग देखी, पहली बार मैंने कोई बिल्डिंग देखी, मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बढ़िया बिल्डिंग है, वाह बहुत बढ़िया बिल्डिंग है, वाह के लगने और हटने से, बस यही ना। वाह के लगने और हटने से क्या जो बात कह रहे हो उस पर कोई फर्क पड़ेगा? वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बढ़िया बिल्डिंग है, बात तो वही कह रहा हूं, लगाया क्यों गया?
जो कह रहे हैं उसकी सौंदर्यता उसमें कुछ ना कुछ क्या हो जाए, अटैच हो जाए, यही ना। तो सर कहने का मतलब इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, समझो। जब मैं इसको पढ़ाऊंगा बहुत आराम से ये पढ़ाऊंगा। इसके बारे में एक बात ग्रामर खुद ही लिखती है कि ये वाक्य के अंग नहीं होते। क्या लिखा होगा, ये जो होते हैं वाक्य के, लेकिन वाक्य में जैसे ही प्रयोग कर दिए जाते हैं क्या हो जाती है। सर इस बात को कौन समझाएगा, कोई भी चीज किसी का अंग है कि नहीं है, ये कैसे समझाओगे, कैसे समझाओगे कोई भी चीज किसी का अंग है कि नहीं है। कोई भी चीज किसी का अंग है, कैसे समझाओगे। चलो, मार्कर नहीं रखा है, नहीं तो ये इसका अंग है कि नहीं है, ये इसका अंग है कि नहीं है। क्यों सर, इसके लगने या इसके हटने से इस पर प्रभाव पड़ेगा। मेरा हाथ मेरे शरीर का अंग है कि नहीं है। क्यों, अंग क्या होते हैं, जिसके लगने या जिसके हटने से प्रभाव पड़ता हो। अरे यही ना। सर इस पर ये जो लिखा है, इंग्लिश मुझे नहीं आती, पढ़ो क्या लिखा है, इन एक्स्ट्रा लिखा है। ये जो पन्नी चढ़ी है ये इसका अंग है कि नहीं है, तो क्यों लगाया गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बस हो गया काम। तो कहने का मतलब क्या है, कह रहा है क्या, क्या प्रयोग किया जाता है। अंग का मतलब वाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं, बात तो मेरी होगी, लेकिन लगा दिया तो क्या हो गया। निपात का मतलब होता है वाक्य के अंग नहीं होते, जैसे लगाओगे बल पड़ेगा। मैंने कहा तुम आओ तुम आओ तुम आओ, तुम भी आओ। क्या बोला, भी। लगाता या नहीं लगाता, बुला ही तो रहा था, लेकिन जैसे लगाया। क्लियर बताऊंगा आगे चल के सर्वनाम में, एक एक चीज को मजा आएगा। चले आगे, चलिए, समझ पाए ये बात। फिर मिलेंगे कल। सवाल आप रिपीट करोगे तो देखोगे प्रीवियस में आया है।